नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों, कोर्ट से जुड़ा दो मामला है। एक लेखिका मधुकिशोर का और एक है कांग्रेस की नेता अलका लांबा का। दोनों ही बड़ी मुसीबत में हैं। दोनों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालिया घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि चाहे सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार का मामला हो या फिर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून को हाथ में लेने का, अदालतों का रुख अब बेहद कड़ा हो चुका है। लेखिका मधुकिशोर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और दूसरा कांग्रेस नेता अलका लांबा को दोषी करार दिए जाने एवं कांग्रेस की अन्य नेताओं पर मंडराते कानूनी संकट का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मधुकिशोर की। सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज या भ्रामक वीडियो का प्रसार एक गंभीर कानूनी और सामाजिक चुनौती बन चुका है। इसी सिलसिले में मधुकिशोर की मुश्किलें बेहद बढ़ गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। एफआईआर और चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई, यह पूरा मामला जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 44/26 से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने मधुकिशोर के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कथित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि इस वीडियो के माध्यम से एक बेहद संवेदनशील और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो जांच टीम की ओर से मधुकिशोर को पूछताछ में शामिल होने और अपना पक्ष रखने के लिए कई बार आधिकारिक नोटिस भेजा गया। उन्होंने जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया। लगातार नोटिस की अनदेखी करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने न्यायपालिका की शरण ली। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मधुकिशोर ने राहत के लिए चंडीगढ़ की स्थानीय अदालत का रुख किया था। 8 मई 2024 को चंडीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। स्थानीय अदालत से झटका लगने के बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की। दरअसल मधुकिशोर ने एक वीडियो जारी किया था कि पार्लर में दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो है वो शेव करा रहा है या मसाज करा रहा है। वो किसी के अकाउंट से पोस्ट हुआ था। किसी महिला यूजर के अकाउंट से उसके हस्बैंड का वीडियो था और उसमें शायद शक्ल जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा था या ऐसा ही कुछ था। तो वो इन पे पहुंचा मधुकिशोर तक, तो उन्होंने कुछ लिखते हुए उसे रीट्वीट कर दिया था। क्योंकि उनके पास ठीक ठाक फॉलोअर्स है तो माना गया कि उनकी वजह से वो पोस्ट वायरल हो गया। हाईकोर्ट ने भी मामले के सभी पहलुओं को देखने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की बेहद तल्ख और महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुनवाई के दौरान हुई। माननीय हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल और समाज पर उसके पड़ने वाले कुप्रभाव को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी कि मधुकिशोर की सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी पहुंच है, उनकी मैसिव फॉलोइंग है। ऐसे में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो समाज में बहुत तेजी से फैला, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी पुख्ता आधार के लांछन लगाना और उनकी छवि खराब करना केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं है। यह कृत्य समाज में अविश्वास और असद्भाव पैदा कर सकता है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि मामले की तफ्तीश अभी अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की आपराधिक संलिप्तता से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभावी जांच के लिए उनका पुलिस के साथ सहयोग करना अनिवार्य है। एक तरफ जहां मधुकिशोर फर्जी वीडियो के मामले में घिरी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महिला विंग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के लिए आने वाला दिन बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी करार दे दिया है और अब बात उनकी सजा के निर्धारण तक पहुंच चुकी है। मामला जुलाई 2024 का है। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर अलका लांबा अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध मार्च निकालने पहुंची थी। एक तरफ अलका लांबा सड़क पे महिला आरक्षण के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर कांग्रेस और उसके पूरे इंडिया अलायंस ने महिला आरक्षण से जुड़े तत्कालिक सरकारी प्रस्तावों के कुछ प्रावधानों का विरोध करते हुए एकजुट होकर वोट किया था, जिसके कारण वह बिल गिर गया था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पे अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। जंतर मंतर वैसे तो शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शनों के लिए आरक्षित जगह है, लेकिन दिल्ली की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
अलका लांबा और उनके संगठन को इस प्रदर्शन के लिए पुलिस प्रशासन से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद वे महिला कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर डट गई। जब मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोकने का प्रयास किया तो स्थिति बिगड़ गई। अलका लांबा उनके साथ मौजूद नेताओं ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, सरकारी काम में बाधा डाली और सार्वजनिक रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसी घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। लंबे समय तक चली अदालती कार्रवाई और गवाहों के बयानों के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के माननीय जज ने माना कि अलका लांबा ने कानून की सीमाओं को लांघा था। कोर्ट ने उन्हें सरकारी कामकाज में बाधा डालना, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की करना, आधिकारिक सरकारी आदेशों का जानबूझ के उल्लंघन करना, सार्वजनिक मार्ग को रोकना जिससे आम जनता को परेशानी हुई, इन अपराधों के लिए उनके खिलाफ धारा 132, 221, 223A और 285 जैसी कानूनी धाराओं के तहत आरोप सिद्ध हुए। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा की अवधि पे बहस के लिए एक अलग तारीख तय की जाती है। अलका लांबे के मामले में 5 जून मुकर्रर की गई है। 5 जून को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष अलका लांबा के कृत्य को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए अधिकतम सजा 2 वर्ष की मांग करेगा। बचाव पक्ष अलका लांबा के वकील उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा या केवल जुर्माने की गुहार लगाएंगे। यदि कोर्ट उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाते हैं तो उनकी राजनीतिक मुश्किलें बहुत बढ़ सकती, जैसा कि पूर्व में राहुल गांधी के मोदी सड़ने वाले मानहानि मामले में देखा गया था, जहां सूरत की अदालत से 2 साल की सजा मिलते ही उनकी संसद सदस्यता तात्कालिक रूप से रद्द हो गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी थी। अलका लांबा के पास भी सजा के तुरंत बाद हाईकोर्ट भागने और सजा पर स्टे लेने का ही एक पात्र विकल्प बचेगा। अलका लांबा का मामला कोई अकेला उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस समय एक बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पार्टी आलाकमान या मुख्य रणनीतिकार के इशारे पर किए गए प्रदर्शनों और दिए गए बयानों के कारण जमीनी और अग्रिम पंक्ति के प्रवक्ता कानूनी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। पवन खेरा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के निशाने पे है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पे लगाए गए भ्रष्टाचार और फर्जी पासपोर्ट से जुड़े आरोपों से संबंधित है। पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। कांग्रेस का दावा था कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा है, लेकिन यह कानूनी रूप से बैकफायर कर गया। असम पुलिस के समन पे पवन खेरा को असम जाना पड़ा, जहां उनसे लगातार 18 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। वर्तमान स्थिति यह है कि कानूनी डर के कारण न तो सुरजेवाला और न ही पवन खेरा दोबारा क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन कानूनन यदि कोई व्यक्ति लगातार पुलिस समन की अनदेखी करता है तो पुलिस के पास गैर जमानती वारंट हासिल कर उन्हें सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जहां अग्रिम जमानत भी काम नहीं आती। वहीं एआई समिट में यूथ कांग्रेस का उपद्रव एक और गंभीर मामला देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस वैश्विक आयोजन के दौरान जबरन घुसने और व्यवधान डालने की कोशिश की। इस विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा टी शर्ट प्रिंट कराई गई, स्लोगन तैयार किए गए और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने फर्जी तरीके से या रणनीति के तहत समिट में रजिस्ट्रेशन तक कराया। कोई भी युवा विंग इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना में बिना शीर्ष नेतृत्व जैसे केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश या सुप्रिया शिनेत की सहमति या कम्युनिकेशन टीम की हरी झंडी के अपने स्तर पर ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती। जैसे ही यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने से जुड़ा और दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई, कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि हमें इसे बारे में कुछ नहीं पता है। यह तो युवाओं का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था। दिल्ली पुलिस इस मामले के आरोपियों को हिमाचल प्रदेश से घसीट कर लाई, जहां उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार के कुछ तत्वों द्वारा संरक्षण देने की कोशिश की जा रही थी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस पे किडनैपिंग तक का आरोप लगाया गया। अंततः चेहरे के रूप में युवा नेता ही फंसे और सीनियर लीडरशिप सुरक्षित दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस के इस पूरे संकट के केंद्र में कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की अपनी कार्यशैली और उनकी अपनी कानूनी लहराइयां भी है। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह की आक्रामक और कई बार अमर्यादित भाषा, मोदी डर गया, मोदी भाग गया, का इस्तेमाल करता है,
उसे देखकर नीचे के कार्यकर्ता और प्रवक्ता और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इसी का नतीजा होता है कि वे कई बार मर्यादा भूलकर सीधे व्यक्तिगत या पारिवारिक टिप्पणियां कर बैठते हैं और बाद में अदालतों के चक्कर काटते हैं। राहुल गांधी खुद इस समय देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 28 अलग अलग मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें मानहानि, गलत बयानी और नागरिकता से जुड़ा विवाद शामिल है। मानहानि मामले देश के अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी और अन्य नेताओं पर की गई टिप्पणियों को लेकर चल रहा है। ब्रिटिश नागरिकता विवाद लखनऊ कोर्ट में विचाराधीन है। गृह मंत्रालय द्वारा कोर्ट को दस्तावेज सौंपे जाने के बाद जांच तेज हो गई। भड़काऊ भाषण, चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए कुछ विवादित बयानों को लेकर कानूनी शिकायतें हैं। नागरिकता मामला और लखनऊ कोर्ट का नाटकीय घटनाक्रम, जहां राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप को लेकर लखनऊ की अदालत में चल रहा मामला बेहद दिलचस्प और पेचीदा हो चुका है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई कर रहे एक जज ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ सील बंद दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगा था। हालांकि बाद में उसी जज ने अपने आदेश को वापस ले लिया। जज का तर्क था कि जिसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसे नेचुरल जस्टिस के तहत अपना पक्ष रखने का एक मौका और मिलना चाहिए और उन्हें पहले नोटिस जाना चाहिए। इसके बाद जज ने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे नाराजगी जताते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया। अब इस मामले में 2 नई याचिकाएं दायर की गई और एक नई बेंच के सामने बंद कमरे में उन दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा की गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की सभी निचली अदालतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नेताओं से जुड़े मामलों को सालों साल खींचने के बजाय उनका त्वरित निपटारा किया जाए। इस हाई प्रोफाइल मामले को लगातार उठाने वाले विघ्नेश शिशिर की जान को खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी अपग्रेड किया जा रहा है। निष्कर्ष चाहे बात वैचारिक और सामाजिक रूप से मुखर रहने वाली मधु किश्वर की हो या फिर अलका लांबा जैसे जमीन से जुड़े राजनीतिक चेहरों की हो, वर्तमान कानूनी परिदृश्य यह साफ संदेश दे रहा है कि कानून के हाथ किसी भी रसूखदार व्यक्ति से लंबा है। मधु किश्वर के लिए सबक यह है कि डिजिटल स्पेस में रहने वाली प्रभावशाली लोगों को यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी की छवि खराब करने वाला फर्जी कंटेंट को फॉरवर्ड या पोस्ट करना भारी पड़ सकता है। पुलिस जांच में सहयोग न करना आपकी मुश्किलों को दुगना कर सकता है। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के लिए सबक यह है कि शीर्ष आला कमान जैसे राहुल गांधी या उनकी कोर टीम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उग्र रणनीतियों को जमीन पर लागू करते समय प्रवक्ताओं को अपनी कानूनी सीमाओं का ध्यान रखना होगा। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कानूनी गाज गिरती है तो शीर्ष नेतृत्व पल्ला झाड़ लेता है और जेल की सलाखों के पीछे या कोर्ट की तारीखों पे केवल फ्रंट लाइन के नेताओं को ही दौड़ना पड़ता है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।